हैं सब। तो इस उम्मीद के साथ कि हमारी आवाज और तस्वीर आप तक पहुंच रही है, आज के सेशन का आगाज होगा, शुभारंभ होगा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भाई परसिस्टेंस ऑफ विजन एक चीज होती है। परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंध, दृष्टि निर्बंध। ये दृष्टि निर्बंध होती कितनी है, ये आपसे पूछा जाता है। तो दृष्टि निर्बंध होती है 1/16th ऑफ अ सेकंड। दृष्टि निर्बंध कितनी होती है? 1/16th ऑफ अ सेकंड। ये क्या होती है? पहले तो ये वैल्यू याद रख लीजिए कि परसिस्टेंस ऑफ विजन होता कितना है, तो 1/16th ऑफ अ सेकंड इसको हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने है, ये वस्तु हमारी आंखों के सामने है और इसे हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसका इमेज हमारी आंखों के रेटिना पे बन रहा होगा। ये वस्तु हमारी निगाहों के सामने है, इसे हम देख पा रहे हैं, मतलब यह है कि भाई इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमारी आंखों के रेटिना पे बन रहा होगा। लेकिन अगर हम वस्तु को अपनी निगाहों के सामने से हटा भी लें तो इसका प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर कितनी देर परसिस्ट करेगा, कितनी देर ठहरा रहेगा, कितनी देर रुका रहेगा? तो 1/16th ऑफ अ सेकंड तक रुका रहेगा। इसी को बोला जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, दृष्टि निर्बंध। मतलब अगर किसी वस्तु को हम अपनी निगाहों के सामने से हटा भी लें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर कितनी देर परसिस्ट करेगा, कितनी देर ठहरा रहेगा, कितनी देर रुका रहेगा? 1/16th ऑफ अ सेकंड तक रुका रहेगा। आंखों की इस क्षमता को हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है कि किसी वस्तु को निगाहों के सामने से हटा लेने पर भी उस वस्तु का प्रतिबिंब आपके रेटिना पे, उस वस्तु का प्रतिबिंब आपकी रेटिना पे 1/16th ऑफ अ सेकंड तक बना रहता है। आंखों के इस गुण को परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। अब देखिए, अगर इस टाइम पीरियड से पहले कोई दूसरी वस्तु आपके आंखों के सामने आ गई तो आपकी आंखें इन दोनों वस्तुओं को अलग अलग नहीं पहचान पाएगी। जैसे सपोज करो कि अभी इस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पे बना है, इसको हमने हटा लिया। अभी भी इसका इमेज कितनी देर तक बना रहेगा हमारी आंखों के रेटिना पे? 1/16th ऑफ अ सेकंड तक बना रहेगा। इससे पहले कोई दूसरी वस्तु आपकी आंखों के सामने मैं ला दूं, अभी इसका इमेज बना हुआ है ही, 1/16 सेकंड से पहले कोई दूसरी वस्तु आपके सामने ले आऊं मैं, तो हमारी आंखें इन दोनों को अलग अलग नहीं पहचान पाती। लगता है कि चीजें कंटिन्यूटी में चल रही है और इसीलिए हम सिनेमा हॉल में पिक्चर देख पाते हैं। अगर हमारी आंखों में ये गुण नहीं होता तो हम सिनेमा हॉल में पिक्चर नहीं देख पाते। जैसे सपोज करो कि जो मूवी होती है उसमें क्या होती है? रीलें होती है और उसमें इमेज रहता है। तो जैसे हीरो ने यहां से यहां तक हाथ उठाया, समझ लो मैं हीरो हूं, तो मैंने यहां से यहां तक हाथ उठाया, तो यहां से यहां तक हाथ उठाने के दौरान 50-100 फिगर होंगे, फोटो होंगे, हर इवेंट का ऐसे फोटो होगा और इन फोटोज को आपकी आंखों के सामने से ऐसे गुजार दिया जाएगा कि अभी एक फोटो का इमेज आपकी आंखों के रेटिना पे है, तब दूसरा आ गया, अभी उसका इमेज है कि तीसरा आ गया, तो हमारा लगेगा कि ये ऐसे 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 नहीं, ऐसे कंटिन्यूटी में चल रही हैं चीजें। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिनेमा हॉल में जो हम मूवी देख पाते हैं, सिनेमा हॉल में जो मूवी देख पाते हैं उसकी वजह क्या होती है? परसिस्टेंस ऑफ विजन, है ना, या फिर रहेगा पावर ऑफ एकोमोडेशन? तो उत्तर क्या बोलेगा? सिनेमा हॉल में जो हम पिक्चर देख पाते हैं, मूवी देख पाते हैं, वो किसकी वजह से? परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से। तो सिनेमा हॉल में जो चलचित्र आप देख पाते हैं वो आंखों की किस क्षमता के कारण? इस परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण। जो कार्टून आप देख पाते हैं, कार्टून देख पाते हैं किसकी वजह से? तो परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से। कार्टून में भी क्या होता है? फोटोज होते हैं और सबको आपकी आंखों के सामने से ऐसे घुमा दिया जाता है कि अभी एक का इमेज बना हुआ है कि दूसरा ला दिया जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन याद रखिएगा कि दृष्टि निर्बंध कितना होता है, तो क्या बोलिएगा? 1/16th ऑफ अ सेकंड। हम सिनेमा हॉल में मूवी देख पाते हैं, कार्टून देख पाते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण, पावर ऑफ एकोमोडेशन के कारण, तो क्या बोलिएगा? परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। परसिस्टेंस ऑफ विजन होता कितना है और इसकी वजह से हम क्या क्या देखने में सक्षम है, तो सिनेमा हॉल, मूवी, कार्टून वगैरह देख पाते हैं। बात आ रही है समझ में? शुक्रिया विपिन यादव साहब, प्रमिला, जितने लोग भी लाइव हैं, है ना। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन है 1/16th ऑफ अ सेकंड और परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कितनी है ना, वो है 1/10th ऑफ अ सेकंड। इसमें अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है ना, ज्यादातर बच्चे परसिस्टेंस ऑफ विजन में 1/10th ऑफ अ सेकंड लगा देते हैं, वो गलत है। अब देखिए हम लोग देखने जा रहे हैं दृष्टि दोष और उनका निवारण, है ना। क्या देखने जा रहे हैं? दृष्टि दोष और उनका निवारण, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई रेंज ऑफ विजन कितना है, रेंज ऑफ विजन कितना है, दृष्टि परास कितनी है, तो आपने कहा सर कि वो है आपका 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी, है कि नहीं? 25 सेंटीमीटर से क्या है? इंफिनिटी के बीच हमारी आंखें स्पष्ट देख पाती हैं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन। आपको पता है कि 25 सेंटीमीटर को हम नियर पॉइंट कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं, या LDDV कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इंफिनिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फार पॉइंट, दूर बिंदु। तो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक हम चीजों को देख पाते हैं, जैसे चांद, सूरज, सितारे कहां पे हैं? आपसे अनंत दूरी पे हैं। तो 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी हो गया हमारा रेंज ऑफ विजन। 25 सेंटीमीटर से भी नजदीक लाते हैं तो आपकी आंखों में स्ट्रेन आता है, प्रॉब्लम आता है। नजदीक लाकर पढ़िए, आपकी आंखों में बिना गम के आंसू छलकने लगेंगे। ओके, तो अगर किसी आदमी का नियर पॉइंट कितना है,
किसी आदमी का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट इन्फिनिटी है, तो हम कहते हैं कि भाई उसकी आंखें ठीक हैं, उनकी आंखों में कोई दोष नहीं है। लेकिन मान लिया किसी का नियर पॉइंट डिस्टर्ब हो गया, या किसी का फार पॉइंट डिस्टर्ब हो गया, या किसी के दोनों पॉइंट ही डिस्टर्ब हो गया, तो हम कहते हैं कि उसकी आंखों में दोष है, दृष्टि दोष है। तो उस दृष्टि दोष को क्या कहेंगे और उसका निवारण कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहला जो दृष्टि दोष है माय डियर फ्रेंड्स, पहला जो दृष्टि दोष है वो कहलाता है आपका मायोपिया। क्या कहलाता है? मायोपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मायोपिया। इसको हिंदी में भी मायोपिया लिख सकते हैं, ऐसे मायोपिया लिख सकते हैं, या इसको शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टिता। अब देखिए यहां पे एक बात समझने वाली होती है कि जिस नाम से बीमारी है, क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, मतलब वो सही है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को। नाम है क्या? निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब इस आदमी को निकट वाला दिखेगा। प्रॉब्लम किसको होगी? दूर को देखने में प्रॉब्लम होगी। बात आ रही है समझ में? तो नियर साइटेडनेस कहने का मतलब के, या शॉर्ट साइटेडनेस कहने का मतलब कि जो निकट की वस्तुएं हैं उसे वो देख पाएगा। प्रॉब्लम किसको होगी? दूर वाले को देखने में। तो उल्टा चलेंगे हम, ठीक है? जैसे नाम है मायोपिया, मायोपिया को और किस नाम से जानते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। इसको हम क्या बोलेंगे? मायोपिया। इसको हिंदी में मायोपिया भी लिख सकता है ऐसे करके, है ना? हिंदी वालों का कुछ कह नहीं सकते। निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टता, इसमें जो पर्सन होगा वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, निकट की वस्तुओं को देख पाएगा। प्रॉब्लम किसको होगी देखने में? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, दूर की वस्तुओं को देखने में से दिक्कत होगी। तो पहली बात जो आपने याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स, वो याद रखनी है कि वह व्यक्ति जिसको मायोपिया है वो नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देखेगा, दूर की वस्तुओं को वो नहीं देख पाएगा। तो आप मुझे बताओ कि इसमें अफेक्टेड पॉइंट कौन सा होगा? एकदम समझ में आ जाएगा, बस आप मेरी तरफ मुखातिब रहिएगा। तो इसमें प्रभावित बिंदु कौन सा होगा? बता दो। नियर पॉइंट के फार पॉइंट? बोलो। प्रभावित बिंदु कौन सा होगा? बोलो। तो आप कहोगे कि सर इसमें आदमी जो है वो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब इसमें अफेक्टेड पॉइंट फार पॉइंट होगा, है ना? तो प्रभावित बिंदु क्या होगा? फार पॉइंट। दूर बिंदु प्रभावित हो रहा है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है ना। अच्छा, नॉर्मल आंखों का जो फार पॉइंट होता है वो क्या होता है? नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट इंफिनिटी होता है। इसमें जो फार पॉइंट है वो इंफिनिटी से ज्यादा हो जाएगा कि इंफिनिटी से कम हो जाएगा, ये बताओ। प्रभावित कौन सा बिंदु हुआ है? फार पॉइंट। दूर को देखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो फार पॉइंट इसमें प्रभावित होगा। अच्छा, नॉर्मल आंखों का फार पॉइंट कहां पे होता है? अनंत पे होता है ना? तो ये जो फार पॉइंट होगा, अफेक्टेड आई का जो फार पॉइंट होगा वो इंफिनिटी से ज्यादा कि इंफिनिटी से कम? तो आप कहिएगा सर लेस देन इंफिनिटी। लेस देन इंफिनिटी, अनंत से कम हो जाएगा। तभी तो अनंत पर की वस्तुओं को वो नहीं देख पा रहा है ना, अनंत पर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है ना? लक्ष्मी पांडे का आज बर्थडे है भाई, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन के हर मोड़ पर आपको कामयाबी मिले। तो इसमें जो है फार पॉइंट लेस देन इंफिनिटी हो जाएगा। तो कितनी बातें याद रखनी है कि देखो, नजदीक की वस्तुओं को देख पा रहा है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। और दूर बिंदु क्या हो गया? दूर बिंदु इसमें क्या हो जाएगा? लेस देन इंफिनिटी, अनंत से कम हो जाएगा। अच्छा, इस केस में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाएगा। कहां बन जाएगा? रेटिना से पहले बन जाएगा। देखो, अगर प्रतिबिंब आपके रेटिना पे बनता है, अगर प्रतिबिंब आपके रेटिना पे बनता है तभी आप चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि रेटिना पे ही फोटोसेंसिटिव सेल्स होते हैं। लेकिन प्रतिबिंब अगर रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के पीछे बन जाए तो आप चीजों को नहीं देख पाएंगे। तो इस केस में जो प्रतिबिंब है रेटिना से पहले बन जाता है। क्या याद रखेंगे? रेटिना से पहले बन जाता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो रेटिना से पहले बन जाएगा इमेज। जैसे मान लिया ये आपका आई बॉल है, ये आपका कॉर्निया है, ये आपका रेटिना है। तो इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाएगा। ये है रेटिना, ये है, बन गया इमेज, रेटिना से पहले बन गया, इसलिए वो नहीं देख पाता है। तो ये नॉर्मल आई है। इमेज यहां पे बनता तो आपको दिखाई देगा, लेकिन यहां पे इमेज बन गया रेटिना से पहले तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो कितनी बातें आपको याद रखनी है अभी तक? नजदीक की वस्तु नहीं दिखेगा, नजदीक की वस्तु दिखेगी, दूर की वस्तु नहीं दिखेगी, क्योंकि दूर बिंदु प्रभावित होगा। दूर बिंदु अनंत से कम हो जाएगा और प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा। अब आइए देखते हैं कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले क्यों बन जाता है। कारण देखिए, तो आपसे पूछेगा कि मायोपिया का कारण क्या है और फिर उसका इलाज कैसे करेंगे। तो देखिए क्या बन गया है? कॉज। तो आपने कहा कि सर ये वो बीमारी है जिसमें इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन गया। इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन गया। इसकी क्या वजह रही होगी? इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन गया। ये रेटिना है, यहां पर रेटिना है, तो इमेज रेटिना से पहले बन चुका है माय डियर फ्रेंड्स। इसकी वजह क्या रही होगी? पहली वजह तो ये रही होगी, पहली वजह देखिए, पहली वजह ये रही होगी कि ये जो लेंस का पावर है वो बढ़ गया होगा कि घट गया होगा? बताइए। इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा है, यहां पे बनना था ना, यहां पे बन गया। इसका मतलब कि भाई लेंस का जो पावर है वो बढ़ गया होगा, तो पहले ही फोकस कर दे रहा है ना? उत्साहित होकर, इमेज को यहां फोकस करना था, उत्साहित होकर यहां पे कर दिया। तो पहला कारण हो सकता है मायोपिया के पावर ऑफ आई लेंस बिकम्स हाई, नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ गई होगी। ये पहला कारण है, नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ गई, इसलिए इमेज पहले फोकस हो गया। इमेज होना था फोकस यहां पे। लेकिन दूसरी वजह हो सकती है क्या?
कि भाई पावर में कोई दिक्कत नहीं आया है। देखो पावर एकदम सही सलामत है लेंस का, पावर जो है वो लेंस का सही सलामत है। वो इमेज को यहां पे फोकस कर रहा था, ये इमेज को रेटिना पे फोकस कर रहा था, है ना, ये इमेज को रेटिना पे फोकस कर रहा है, ठीक है। पावर में कोई दिक्कत नहीं आई है, पावर में कोई दिक्कत नहीं आई है। हुआ क्या कि इसकी आंखों में कोई चोट वगैरह लग गई या और कुछ हो गया परेशानी, जिसकी वजह से आई बॉल क्या हो गया, लंबा हो गया। आई बॉल क्या हो गया, लंबा हो गया। अब आई बॉल जो है लंबा होने के कारण रेटिना जो है यहां पे शिफ्ट हो गया, रेटिना यहां पे शिफ्ट हो गया, है ना। ये आई बॉल लंबा होने की वजह से ये रेटिना यहां पे शिफ्ट हो गया। तो इस केस में भी भाई इमेज रेटिना के पहले ही बनेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अब रेटिना यहां पे चला आया है तो ये लेंस यहां पे बनाने लगेगा इमेज, ये तो इमेज यहीं पे बनाएगा, लेकिन अब रेटिना यहां नहीं रहा, लंबा होने की वजह से रेटिना यहां शिफ्ट हो गया है। तो देखिए दो कारण आपको याद कर लेने हैं। पहला कारण क्या हो सकता है मायोपिया का, कि आई लेंस का पावर बढ़ गया होगा। दूसरा कारण क्या है, आई बॉल लंबा हो गया होगा, चोट वगैरह लगने के कारण या कुछ लगने के कारण ये आई बॉल ऐसे लंबा हो गया तो रेटिना यहां शिफ्ट हो गया। ये अब देखिए किसी एक को उठाते हैं, किसी एक कारण को उठाकर इसका निवारण करते हैं। देखिए पावर बढ़ गया है जिसकी वजह से इमेज पहले फोकस हो जा रहा है रेटिना से, जिसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा चीजें। तो अब हमें इसका पावर घटाना है, तो पावर को घटाने के लिए हम सेम नेचर का लेंस यूज करेंगे या ऑपोजिट नेचर का लेंस यूज करेंगे, बताओ। आंखों में कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे तो पावर और बढ़ जाएगा, प्लस प्लस होकर के प्लस हो जाएगा। तो हमें इसका पावर घटाना है ना, तो हम क्या यूज करेंगे, कॉन्केव लेंस के सुटेबल पावर का चश्मा यूज करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। अगर व्यक्ति उपयुक्त क्षमता वाला अवतल लेंस का चश्मा लगाता है तो भाई उसका निवारण हो जाएगा। तो निवारण हम कैसे करेंगे, अवतल लेंस से का चश्मा लगाकर। आ रही है बात समझ में, आ रही बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल शालिनी नागर, सफिशिएंट है। सो पावर बढ़ गया है, सो वी हैव टू डिक्रीज इट्स पावर ना, सो वी शुड यूज ऑपोजिट नेचर ऑफ लेंस टू डिक्रीज इट्स पावर। सो मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। मतलब अगर हम अवतल लेंस के उपयुक्त क्षमता वाला लेंस का चश्मा बनाते हैं तो इसको ठीक किया जा सकता है। तो कितनी बातें याद रखनी है, पहली बात कि मायोपिया में यानी निकट दृष्टि दोष में हमें नजदीक का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। जैसे जिस बच्चे को मायोपिया है ना, वो अपनी किताबें तो ठीक ठीक पढ़ लेगा, लेकिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, अगर वो पीछे बैठा हुआ है क्लासरूम में तो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है उसको नहीं दिखेगा, दूर से आती हुई बस का नंबर उसे नहीं दिखेगा। तो अगर कोई बच्चा है और उसको मायोपिया अगर है ना, तो देखो वो अपनी किताबें ठीक ठाक पढ़ लेगा, लेकिन धुंधला धुंधला सा दिखेगा उनको टीचर का चेहरा और टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो। तो क्या याद रखेंगे, नजदीक की वस्तुओं को देख पाता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। तो प्रभावित बिंदु दूर बिंदु होगा। नॉर्मल आंखों का दूर बिंदु इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी से कम हो गया है, इन्फिनिटी से दूर बिंदु कम हो गया है, तो फिर वो दूर की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है और इमेज रेटिना से पहले बन जा रहा है। दो वजह रही होंगी कि पावर बढ़ गया होगा या आई बॉल लंबा हो गया होगा। अब एक कॉज को हम पकड़ते हैं, पावर बढ़ गया है, घटाना है, तो हमें घटाने के लिए कौन सा चश्मा यूज करना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस का चश्मा यूज करना पड़ेगा। बस इतना याद रख लो भाई साहब, इतना याद रख लो। दूसरी बीमारी को आप जानते हैं, बोला जाता है हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष या फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दृष्टिता। तो दूसरी जो बीमारी है माय डियर फ्रेंड्स, वो जरा आप लोग देख लो। दूसरी बीमारी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटेडनेस, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया भी लिखा रह सकता है, हाइपरमेट्रोपिया ऐसे लिखा रह सकता है, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें जो है वस्तु दूर की वस्तुओं को देख पाएगा, नाम है दूर दृष्टि दोष ना, तो उल्टा समझिएगा। दूर दृष्टि दोष कहने का मतलब दूर का उसको दिखेगा लेकिन नजदीक का उसको नहीं दिखेगा, नजदीक का उसको नहीं दिखेगा। दूर का दिखेगा लेकिन नजदीक का उसे दिखाई नहीं देगा, नजदीक का उसे दिखाई नहीं देगा। तो आप मुझे ये बताइए माय डियर फ्रेंड्स कि अफेक्टेड पॉइंट्स कौन सा होगा, अफेक्टेड पॉइंट कौन सा होगा, प्रभावित बिंदु कौन सा होगा बताइए। तो प्रभावित बिंदु जो होगा इसमें वो होगा आपका नियर पॉइंट। नजदीक का नहीं दिख रहा है ना, तो निकट बिंदु प्रभावित होगा। अच्छा मुझे ये आप बताइए कि नॉर्मल आंखों का जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंखों की जो निकट बिंदु होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, लेकिन प्रभावित आंखों का क्या हो जाएगा निकट बिंदु, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा कि 25 सेंटीमीटर से कम। तो प्रभावित बिंदु हो जाएगा आपका मोर देन 25 सेंटीमीटर, मोर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। होना चाहिए था कितना, होना चाहिए था 25, तभी तो 25 पर रखी वस्तुओं को आप देख पाएंगे। तो 25 सेंटीमीटर से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो 25 सेंटीमीटर यानी यहां पर जो वस्तु है उसको दिखेगा नहीं, क्योंकि आपका नियर पॉइंट शिफ्ट होकर 25 सेंटीमीटर से आगे चला गया। इसलिए आपने देखा होगा कि वो आदमी जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, ज्यादातर ये बुढ़ापे में होता है, वो चीजों को अपने से दूर रख के पढ़ेगा। देखा होगा बुढ़ापे में अगर उसका किसी आदमी का चश्मा, किसी ओल्ड पर्सन का चश्मा नहीं मिल रहा है और उसे अखबार पढ़ना पड़ गया, तो ऐसे अपने से ऐसे दूर रख के पढ़ेगा, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे जो था ना उसका वो अब रहा नहीं, 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया, तो थोड़ा दूर रख के पढ़ेगा, तो बिना चश्मे के भी वो पढ़ पाएगा। आ रही है समझ में बात?
तो क्या क्या याद रखना है कि भाई दूर का तो दिखेगा लेकिन नजदीक का नहीं दिखेगा। तो प्रभावित बिंदु कौन सा हुआ? प्रभावित बिंदु कौन सा हुआ माय डियर फ्रेंड्स? निकट बिंदु प्रभावित होगा। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, 25 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। और इस केस में पता है इमेज रेटिना के पीछे बनेगा, इमेज रेटिना के पीछे बनेगा। तो इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन जाएगा, इसमें इमेज रेटिना से पीछे बनेगा। ये रेटिना है, यहां पे इमेज बन रहा है। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि देखो इमेज चाहे वो रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना के पीछे बन जाए वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपके फोटो सेंसिटिव सेल्स तो रेटिना पे होते हैं और रेटिना ही ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू क्या करता है, इमेज को आपके ब्रेन के पास ले जाता है। तो ये भी नहीं दिखेगा। तो कितनी बातें याद रखनी है कि दूर की वस्तु दिखेगी, निकट की नहीं दिखेगी। प्रभावित बिंदु इसमें निकट बिंदु होगा। नॉर्मल आंखों का 25 होता है, इसमें 25 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट कर जाएगा, है ना। तो क्या वजह रही होंगी? अब वजहों को जरा देख लेते हैं, ठीक है, वजह देख लेते हैं। कारण, कारण देखिएगा, आपने क्या कहा? आपने कहा कि देखो इसमें क्या हो रहा है बच्चे कि इमेज जो है ना वो रेटिना से के पीछे बन रहा है। ये रेटिना है आपका, ये है रेटिना, इमेज रेटिना के पीछे बन गया। तो क्या वजह रही होगी? इमेज रेटिना के पीछे बन गया, क्या वजह रही होगी? पहली वजह बताइए आप। पहली वजह ये रही होगी कि भाई पावर जो है ना वो कम हो गया होगा, लेंस का पावर कम हो गया होगा ना, तभी यहां पे इमेज को फोकस करना था, दूर कहीं जाके फोकस हो रहा है, पावर घट गया बेचारे का। यहां पे फोकस करना था, दूर कहीं जाके फोकस हो रहा है। तो एक वजह तो ये रही होगी कि पावर ऑफ आई लेंस बिकम स्लो, नेत्र लेंस की क्षमता क्या हो गई होगी? घट गई होगी। भाई पहली वजह रही कि नेत्र लेंस की क्षमता घट गई होगी। दूसरी वजह क्या रही होगी कि एकदम क्षमता सही है, आंखों के पावर में कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना, आंखों के पावर में कोई दिक्कत नहीं हुआ है। लेंस बिल्कुल यहीं पे इमेज बना रहा है, यहीं पे बना रहा था, कहां पे? रेटिना पे बना रहा था इमेज। लेकिन हुआ क्या कि आंखों में कोई प्रॉब्लम हुई, चोट वगैरह लग गई, जिसकी वजह से आई बॉल छोटा हो गया, सिकुड़ गया, शिफ्ट करके इधर आ गया आई बॉल छोटा हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई रेटिना पहले यहां था, शिफ्ट होकर यहां पे आ गया तो अब लेंस यहां पे इमेज बनाने लगेगा, ऐसा नहीं है ना, वो तो इमेज यहीं पे बनाएगा। तो इस कंडीशन में भी इमेज रेटिना के पीछे ही बनेगा। कोई एक वजह को पकड़कर ट्रीटमेंट करते हैं। देखो पावर घट गया है, इमेज रेटिना के पीछे फोकस हो रहा है, हमें करना है पावर बढ़ाना है। So we should use same nature of lens or opposite nature of lens? Tell me. We have to increase its power ना, so we should use same nature of lens. आंखों में कॉन्वेक्स है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे बढ़ाने के लिए, कॉन्केव लगाएंगे तो घट जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव और कॉन्केव का नेगेटिव होता है, पढ़ा रखा है आपने। सो इसके करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? इसके करेक्शन के लिए कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगाएंगे। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कॉन्वेक्स लेंस के उपयुक्त क्षमता वाला चश्मा आपको क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो कितनी बातें आपको याद रखनी है माय डियर फ्रेंड्स? पहली बात हाइपरमेट्रोपिया में कि भाई दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, मतलब निकट बिंदु प्रभावित हुआ है। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक हो गया है, सो 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तुएं नहीं दिखेंगी। इमेज रेटिना के पीछे बना है, कारण क्या हुआ? पावर घट गया होगा या आई बॉल छोटा हो गया होगा, ये दो कारण हो सकते हैं। तो आई पावर आंख के लेंस का घट गया है, हमें पावर को बढ़ाना है, तो कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा यूज करना पड़ेगा। बस इतना याद रखने में कोई दिक्कत जा रहा है क्या? हाँ, सीजीएल के लिए जीएस स्पेशल, ठीक है। पावर कैसे बढ़ता है? आंखों में प्रॉब्लम की वजह से, जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी आंखों की कम हो रही है, पावर ऑफ एकोमोडेशन घट रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए अगली जो बीमारी है, अगली जो बीमारी, जैसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इन लॉन्ग साइटेडनेस इमेज आर फॉर्म्ड एट, लॉन्ग साइटेडनेस जिसको हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां पे बनता है? रेटिना पे बनता है, तब तो कोई बात ही नहीं थी। रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के पीछे बनता है कि ब्लाइंड स्पॉट पे बनता है? बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। तान्या पूछ रही कि सर बायो की क्लास कब होगी? आज ही होगी, आज है आपकी बायो की क्लास, एक क्लास के बाद। बिहाइंड द रेटिना ना, अभी तो पढ़ा है, रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना से पहले कहां पे बनता है? मायोपिया में बनता है। समझ में आ रही बातें ना? एक होता है प्रेस बायोपिया, जिसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हिंदी में कहते हैं जरा दूर दृष्टिता। इसमें देखो आदमी ना तो दूर का देख पाता है ना ही नजदीक का देख पाता है। तो इस बीमारी में ना तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फार ऑब्जेक्ट दिखेगा, ना ही नियर बाय ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो इस बीमारी में आदमी ना तो दूर ना तो नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। कारण होता है बुढ़ापा। कारण क्या होता है? बुढ़ापा। कारण क्या होता है बोलिए? बुढ़ापा होता है। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है, ये जो सिलियरी मसल्स है आपकी आंखों की, पक्षमाभी पेशियां हैं, और जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस है, उसकी जो इलास्टिसिटी है, मतलब जो लचीलापन है, वो डिक्रीज होता चला जाता है, घटता चला जाता है, जिसकी वजह से आंखों की जो समंजन क्षमता है, जो आंखों की समंजन क्षमता है, वो डिक्रीज होती चली जाती है, घटती चली जाती है।
देखिएगा, इस दृष्टि दोष में व्यक्ति ना तो नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है, ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पा रहा है। कारण क्या है? बुढ़ापा। बुढ़ापे की वजह से जो आपका सिलियरी मसल्स है और नेत्र लेंस है, उसकी इलास्टिसिटी क्या हो रही है? घट रही है, इलास्टिसिटी घट रही है, जिसकी वजह से आंखों की पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता घटने लगती है। समंजन क्षमता घटने लगती है। आप याद कीजिए, हम लोगों ने पढ़ रखा है आई में, समंजन क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? तो आपने पढ़ा है कि ये मान लिया कि आपकी आंखें हैं और ये आपका आइरिस है, आइरिस के पीछे ये लेंस है, और लेंस को अपने स्थान पे बना के रखा है कि किसने? सिलियरी मसल्स ने। सिलियरी मसल्स के दो काम हम लोगों ने पढ़े हैं। पहला काम कि यह नेत्र लेंस को अपने स्थान पे बनाए रखता है, और दूसरा ये आई लेंस के फोकल लेंथ को, मतलब नेत्र लेंस के फोकस दूरी को चेंज करके आपको दूर और नजदीक की वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। जैसे आपको नजदीक की वस्तु को देखना है तो लेंस को मोटा कर देगा दबा के, दूर की वस्तु को देखना है तो लेंस को पतला कर देगा। तो हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है कैसे? नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके। किसकी सहायता से? पक्षमाभी पेशियों की सहायता से। तो हमारी आंखें दूर और नजदीक के वस्तुओं को स्पष्ट देख पाती है कैसे? नेत्र लेंस के फोकस दूरी को परिवर्तित करके। किसकी सहायता से? सिलियरी मसल्स की सहायता से। आंखों की इस क्षमता को हम क्या कह रहे थे? पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता कह रहे थे। बुढ़ापे की वजह से क्या होता है कि सिलियरी मसल्स और आई लेंस की इलास्टिसिटी घटने के कारण पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाता है और आदमी ना तो नजदीक ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई इसके निवारण के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैसा लेंस यूज करेंगे, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रेस बायोपिया के निवारण के लिए हम किस तरह के लेंस का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह के लेंस का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग बताइए। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं क्या? बाई फोकल लेंस। क्या यूज करते हैं? बाई फोकल लेंस यूज करते हैं। द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। बाई फोकल लेंस, जैसे ये मान लिया ये चश्मा है, तो ऊपर हम दे देते हैं क्या? ऊपर दे देते हैं निगेटिव पावर और नीचे दे देते हैं पॉजिटिव पावर। ठीक है, तो नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए ये हमने कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगा दिया, तो कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा, उत्तल लेंस का चश्मा नीचे होगा जो नियर यानी नजदीक को देखने के लिए होगा, और ऊपर होगा कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस, जो दूर देखने में मदद करेगा, जो दूर देखने में मदद करेगा। पहले क्या होता था कि दो लेंस लगाए जाते थे, नीचे उत्तल ऊपर अवतल, है ना, ऊपर अवतल, और बीच में दरार दिखता था। अब एक ही लेंस को उत्तल और अवतल बना दिया जाता है ना, ऊपर वाले को अवतल, नीचे वाले को उत्तल बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग बाई फोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का लेंस, पहले से दरार होती थी, अब ऊपर देखने के लिए कैसा होता है? निगेटिव, नजदीक देखने के लिए पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है जी, तो पास देखने के लिए पॉजिटिव, दूर देखने के लिए निगेटिव। नहीं आया समझ में? खत्म है, ये लास्ट टॉपिक है। आप लोगों ने कहा था डिस्पर्जन नहीं हुआ, तो डिस्पर्जन और स्कैटरिंग पढ़ा देता हूं, खत्म हो गया फिजिक्स। ठीक है, शबनम कुमारी, आई बात समझ में? एक और बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं कैटरेक्ट। सवाल पूछा गया कि वो कौन सा दृष्टि दोष है जिसे किसी प्रकार के चश्मों से ठीक नहीं किया जा सकता, इसका निवारण मात्र शल्य क्रिया के द्वारा ही हो सकता है, शल्य क्रिया के द्वारा ही हो सकता है। तो वो बीमारी है आपकी ग्लूकोमा, सॉरी कैटरेक्ट, जिसको हम सफेद मोतियाबिंद भी कहते हैं, है ना, सफेद मोतियाबिंद भी कहते हैं। क्लियर? तो अगली जो हमारी बीमारी है वो है कैटरेक्ट। क्या है? कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की अगर हम बात करें तो मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आई लेंस है, जो आपका आई लेंस है, नेत्र लेंस, वो धीरे धीरे क्लाउडी होता चला जाता है। क्लाउडी मतलब धुंधला होता चला जाता है, और फिर बाद में बिल्कुल ओपेक हो जाता है। ओपेक मतलब अपारदर्शी, ओपेक हो जाता है, अपारदर्शी, और फिर आदमी बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। तो एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें आई लेंस धीरे धीरे धुंधला होता चला जाता है और फिर बिल्कुल ही अपारदर्शी हो जाता है और आदमी को बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। और इसका इलाज किसी प्रकार के स्पेक्टिकल लेंसेज से नहीं किया जा सकता, किसी प्रकार के चश्मों से इसका निवारण नहीं किया जा सकता। इसका निवारण मात्र सर्जरी के थ्रू ही संभव है, सर्जरी के थ्रू ही संभव है। शल्य क्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं, जो ओपेक लेंस है ना, ये जो अपारदर्शी लेंस है उसको निकालकर उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। सो क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स ऑफ विजन कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग एनी टाइप ऑफ स्पेक्टिकल लेंसेज, द ओनली रेमेडी इज सर्जरी, द डिफेक्ट इज, उत्तर क्या था? कैटरेक्ट। वह कौन सा दृष्टि दोष है जिसका निवारण किसी प्रकार के भी चश्मों से संभव नहीं है, इसका निवारण मात्र शल्य विधि के द्वारा ही संभव है, वो उत्तर क्या था? कैटरेक्ट। तो इस बात को यहां पे हमने लिख दिया कहानी को, पर पूरी कहानी यहां पे हमने बता दी कि आई लेंस धीरे धीरे क्लाउडी होता जाता है, बाद में बिल्कुल ओपेक हो जाता है और आदमी अंधा हो जाता है।
और इसका जो है किसी प्रकार के लेंस से इसका उपचार आप नहीं कर सकते, लेंस के द्वारा इसका कोई उपचार नहीं कर सकते। सर्जरी ही इसका मात्र एक उपचार है। सर्जरी के द्वारा लेंस को निकालकर नया आर्टिफिशियल लेंस लगा दिया जाता है। पहले मोतियाबिंद जो है जनरली बुढ़ापे में हुआ करता था, लेकिन अब तो जवानों को भी हो रहा है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हार्मफुल यूवी रेज वगैरह अब आ रहे हैं पृथ्वी पे, क्योंकि हम ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अब जवानों को भी मोतियाबिंद हो जा रहा है। ठीक है जी। तो धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे देखिएगा वो चमकने लगता है, व्हाइट सा हो जाता है। कोई शक है? तो ज्यादातर बुढ़ापे में होता है, लेकिन जवानों में भी अब ये देखा जा रहा है। एक और बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। लास्ट में इसको देख लीजिए। अबिंदुकता एक ऐसी बीमारी है जो कॉर्निया के अनियमित हो जाने के कारण होती है। ये आपकी कॉर्निया ऐसी होनी चाहिए, ये नॉर्मल है, लेकिन मान लिया किसी आदमी का कॉर्निया ऐसे इर्रेगुलर हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कॉर्निया टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इर्रेगुलर हो गया, ऐसा हो गया, तो हो जाती है एक बीमारी जिसको हम अबिंदुकता कहते हैं, अनइवन सरफेस ऑफ कॉर्निया। इसका कारण क्या है? अनइवन सरफेस ऑफ कॉर्निया या इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया की सतह अनियमित हो जाने से यह बीमारी होती है। और इस बीमारी में आदमी जो है, देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को तो देख पाता है, क्षैतिज दिशा में देख पाता है, लेकिन ये वर्टिकल लाइंस को नहीं देख पाता। मतलब एक बार में एक ही प्लेन में दिखेगा, एक तल में उसे दिखाई देगा, दूसरा तल उसे आउट ऑफ फोकस लगेगा, है ना। और इसका जो निवारण है वो सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल मोटा सा चश्मा लगेगा। तो एस्टिग्मेटिज्म एक डिसऑर्डर है जिसमें एक प्लेन में तो आपको वस्तु दिखेगा, दूसरा प्लेन में आपको वस्तु नहीं दिखेगा। तो इस नेत्र में क्षैतिज दिशा में तो ठीक से दिखता है, परंतु ऊर्ध्व दिशा में आप नहीं देख पाते। ये वाला एक प्लेन में आपको दिखेगा, दूसरे प्लेन में आपको सही से दिखाई नहीं देगा। तो सिंपल याद रखिएगा कि एस्टिग्मेटिज्म का निवारण बार बार पूछा जाता है, किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा किया जाता है। कोई शक? बहुत बढ़िया है। जूही शर्मा कह रहे हैं मेरी दादी का थोड़ा थोड़ा व्हाइट है, पर 10 सालों से कुछ नहीं हुआ, उतना ही है। बहुत अच्छी बात है ये, नहीं तो सर्जरी करानी पड़ जाती है। मामूली सी सर्जरी होती है, 5 से 10 मिनट का समय लगता है, डॉक्टर इसे निकाल कर नया लेंस लगा देते हैं। कोई शक है किसी को समझने में? बस इतनी बातें याद रखिएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन, आप एनडीए माना जाता है कि बहुत ही टफ एग्जाम होता है, एनडीए यूपीएससी लेती है। इसमें सवाल पूछा गया था, आपके एग्जाम में तो एक एक करके पूछेगा। इसमें देखो सारा क्वेश्चन को एक साथ रख दिया, ये सब सही से मिलान करके सही कोड को टिक करना है। अब आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे अगर आपने रटा नहीं है, चीजों को समझ के पढ़ा है तो। बताइए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम क्या यूज करते हैं? बोलिए। तो आपने कहा सर हाइपरमेट्रोपिया के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स। तो ए की मैचिंग हमारी किसके साथ हो गई? 4 के साथ। प्रेस बायोपिया के लिए बाईफोकल, तो बी हमारा हो गया 2 के साथ। मायोपिया के लिए यानी निकट के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए कॉनकेव, तो सी का हमारा हो गया 1। कैटरेक्ट के लिए बोला ना अभी सर्जरी करवाना पड़ता है, तो डी का हमारा हो गया 3। तो हमारा कोड क्या बन के आया? 4 2 1 3। 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर 1 ही में झलक रहा है। देखो शुगर है तो सर्जरी नहीं कराना है, वैसे ही रहने दीजिए। एक सही है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में कोई एक एक करके पूछेगा, ऐसा मिला जुला के क्वेश्चन नहीं पूछते ना, ये सब यूपीएससी वाले ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अगला जो हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन और स्कैटरिंग। 2 टॉपिक आप लोग बोल रहे थे ना, मैंने चेक नहीं किया। डिस्पर्जन ऑफ लाइट अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं जी, ठीक है। चलिए देखिए, ये मान लिया कि कोई प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। तो ये मान लिया कि कोई, समझ लेते हैं कि ग्लास प्रिज्म है। ये कोई ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। तो ये कोई ग्लास प्रिज्म है, यह प्रिज्म बोला जाता है इसको। और ये आ रही है व्हाइट लाइट, ये आ रही है श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, ठीक है। जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरेगी तो ये 7 रंगों में टूट जाएगी। कितने रंगों में? 7 रंगों में टूट जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7। और यहां पर अगर कोई पर्दा है, यहां पे अगर कोई पर्दा है, यहां पे अगर कोई पर्दा है, स्क्रीन है, ठीक है। तो यहां पे अगर कोई पर्दा है
तो इस पर 7 रंग की पट्टी प्राप्त होगी। तो यहां पे अगर कोई पर्दा है तो इस पे 7 रंग की पट्टी प्राप्त होगी। देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7। कैसे प्राप्त होगी? नीचे से ऊपर हम लिखेंगे इसको विवजियोर, VIBGYOR। ये 7 रंग की पट्टी प्राप्त होगी। तो जब कोई प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। और ये पर्दे पर जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त हुई, ये जो पर्दे पर आपको 7 रंग की पट्टी प्राप्त हुई, ये जो पर्दे पर आपको 7 रंग की पट्टी प्राप्त हुई, ये वाली, ये जो पट्टी है, ये जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त हुई पर्दे पर, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो पट्टी पर जो आपको 7 रंग की, पर्दे पर जो 7 रंग की आपको पट्टी प्राप्त हुई है, ये वाली, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्णक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णक्रम कहते हैं। तो जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। नीचे से हम देखेंगे विवजियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो 7 रंग की पट्टी प्राप्त हुई है पर्दे पर, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्जन कहते हैं। तो डिस्पर्जन को हम कैसे लिख सकते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज नोन एज व्हाट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहा जाता है। और पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को हम वर्णक्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है जी, बात आ रही समझ में? तो डिस्पर्जन के बारे में, और डिस्पर्जन की खोज आप जानते हैं कि किसने करी थी? न्यूटन साहब ने करी थी। तो यहां पे हमने लिख दिया है कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। और इसकी खोज करने वाले थे आपके साइंटिस्ट न्यूटन साहब 1665 में। आप प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? क्या निष्कर्ष निकालते हैं? किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? कि श्वेत प्रकाश दरअसल 7 रंगों का मिश्रण है। देखिए, ये आपका क्या था? ये आपका प्रिज्म था और ये पर्दा था। तो ये 7 रंगों की जो पट्टी मिली गुजरने पर, ये क्यों मिली? क्योंकि ये श्वेत प्रकाश 7 रंग का मिश्रण था, तभी तो ये 7 रंग टूट कर दिया ना। तो इस घटना से किस निष्कर्ष पे आप पहुंचते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का संगम होता है? कारण क्या होता है इसका? क्यों टूट जाती है? क्योंकि अलग अलग रंगों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है ना। अपवर्तन कोण अलग अलग होता है, इसलिए वो टूट जाता है। जैसे मान लिया, अपवर्तन कोण क्या होता है? ये प्रिज्म है, इसकी सतह पे हमने क्या दिया? नॉर्मल डाला। ये लाइट आ रही है, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये ऐसे गुजर गई, ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, है ना। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। तो अलग अलग रंगों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होता है, इसलिए ये टूट जाता है। मान लिया कि रेड का मान लिया 30 है, तो वायलेट का कुछ और होगा। तो अलग अलग रंगों का अपवर्तन कोण अलग अलग होने के कारण ये रंग अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो सिंपल कारण अगर पूछा जाए कि डिस्पर्जन का कारण क्या है? विभिन्न रंगों का अपवर्तन कोण भिन्न होता है, भिन्न भिन्न रंगों का अपवर्तन कोण भिन्न होता है। इस कारण क्या होता है? अपवर्तन की घटना होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट मेंशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट हो गया? स्पेक्ट्रम क्या है? तो पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को हम क्या कहते हैं? वर्णक्रम कहते हैं। ये जो पर्दे पर 7 रंग की पट्टी आपको मिली, इसको ही वर्णक्रम कहेंगे। तो ये जो 7 रंगों की जो पट्टी मिली, इसको हम क्या बोलेंगे? वर्णक्रम कहेंगे। नीचे है वायलेट, सबसे ऊपर है इंडिगो। तो जैसे इस प्रकाश को ऐसे जाना था, अगर इसके रास्ते में ऐसे, इसके रास्ते में अगर ये प्रिज्म नहीं आता तो ये लाइट सीधे निकल जाती। तो देखिए, ये जो रे ऑफ लाइट है वो डेविएट हो गई अपने पथ से। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हुआ? बताइए। अपने पथ से सबसे ज्यादा डेविएट कौन हुआ? ये वॉयलेट वाला सबसे ज्यादा डेविएट हुआ। और सबसे कम जो डेविएशन है वो किसका हुआ? सबसे कम रेड का डेविएशन हुआ। तो देखिएगा, इसमें सबसे ऊपर आपका रेड होता है और सबसे नीचे आपका क्या होता है? ये सबसे ऊपर आपका रेड होगा और सबसे नीचे जो आपका होगा वो वॉयलेट होगा, बीच में सारे रंग होंगे, है ना। तो अगर पूछा जाए कि अपने पथ से सबसे ज्यादा विचलित कौन हुआ है, तो वॉयलेट। सबसे कम विचलित कौन हुआ है? तो रेड। तो इस बात को याद रख लीजिएगा कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान सबसे कम विचलन, है ना, सबसे कम विचलन किसका हुआ है? किसका? लाल का। और सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? बैगनी का, है ना। तो अपने पाथ से सबसे ज्यादा कौन भागा है? देखिए, अगर ये प्रकाश ऐसे जा रहा है, इसके रास्ते में अगर ये प्रिज्म नहीं आता तो ये लाइट सीधे निकल जाती। ये रेड इतना डेविएट हुई है अपने पाथ से और वायलेट अपने पाथ से इतना डेविएट हुई है। जैसे कोई आदमी दिल्ली से आया, अपने गांव से आया पटना या दिल्ली आ गया,
तो कोई लड़का जो है अपने पथ से विचलित हुआ लेकिन कम हुआ, एक बिल्कुल ही आवारा हो गया। ये थोड़ा बिगड़ा है, कौन? रेड वाला थोड़ा बिगड़ा है, अपने पथ से कम विचलित हुआ है, और वॉयलेट वाला पूरा ही बिगड़ गया है, अपने रास्ते से ज्यादा विचलित हो गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का, और किसका सबसे कम होता है, तो लाल का। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ। तो आज रहने देते हैं यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में हम इसे देखेंगे डिटेल से, और रेनबो यानी इंद्रधनुष के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि रेनबो जो है वो आपका नेचुरल स्पेक्ट्रम है। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले क्लास में।